हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो में सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं एनसीईआरटी में से कौन कौन से बनते हैं। राइट, ये वीडियो एक्सप्लेनेटरी वीडियो नहीं होने वाली है। अगर आपको ये चैप्टर समझना है, राइट, अगर आप एक्सप्लेनेटरी वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, 1 घंटे में मैंने सारा चैप्टर उसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, सो अगर चैप्टर समझना है तो आपको वो वाली वीडियो देखनी चाहिए, और अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है कि कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर एकदम बेसिक से मैं बात करूं तो सबसे पहली जो चीज़ आती है इस चैप्टर में, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। राइट है, कैसे डिफाइन कर सकते हो इलेक्ट्रिक करंट को, क्या रिलेशन है करंट का और चार्ज का, इनकी एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज्ड सर्किट, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सर्किट, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर्स, व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेटर्स। ये एकदम जो एब्सोल्यूट बेसिक्स हैं, पहले मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये तो सभी को पता होनी चाहिए ऑफ कोर्स, और पता होंगे भी इनफैक्ट। राइट, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ द करंट। राइट, कन्वेंशनली हम क्या डायरेक्शन मान के चलते हैं करंट की, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज हम कन्वेंशनली करंट को मानकर चलते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर बिकॉज नेगेटिव चार्ज है तो उनके फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है करंट। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है ना, ये ऐसे यूनिट्स हो गए जैसे चार्ज के, दैट इज द कूलम्स। करंट के यूनिट्स हो जाते हैं एम्पियर। देन ये कन्वर्जन आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, राइट, कि मिली एम्पेयर, मिली मीन्स 10⁻⁻3। ठीक है, माइक्रो एम्पेयर, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻6। सिमिलरली लेट्स सपोज लिखा हुआ है नैनो एम्पेयर, नैनो का मीन्स क्या होता है 10⁻⁻9। यूजली बिकॉज हम हमारे पास एम्पेयर्स में करंट देखने को बहुत कम केसेस में देखने को मिलेगा, बिकॉज एम्पेयर काफ़ी लार्ज क्वांटिटी है। राइट, तो इस वजह से हम ये छोटी यूनिट्स कई बार यूज़ करते हैं, मिली एम्पेयर या फिर माइक्रो एम्पेयर वगैरह। राइट है, देन ये बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। राइट, ये इंटेक्स्ट वाला जितना भी पार्ट होता है ये तो सारे देख ही लेना। राइट, इनको स्किप बिल्कुल मत करना। देन जो ये मेजर टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू एनी चार्ज। क्या मीनिंग होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। राइट, प्रॉपरली आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं रट्टे की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं करने वाला, क्रैमिंग की बात बिल्कुल नहीं करने वाला। ठीक है जी, ठीक है, बिकॉज देखो इन दोनों पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड हो सकता है कि लेट से एजर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, 1000 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं यार इससे। राइट, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, वट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो जिस मर्जी तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए आप इजिली उस चीज़ का आंसर दे दोगे। क्लियर है? ये रिलेशन हो गया हमारा ओके पोटेंशियल डिफरेंस का और वर्क डन और चार्ज का। V इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई Q। यूनिट्स सबकी पता होनी चाहिए। राइट, पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, वोल्ट्स, जूल्स, दैट इज द वर्क डन और एनर्जी के यूनिट्स जूल्स होते हैं, आपको पता होंगे, और चार्ज के यूनिट्स कूलम होते हैं। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स क्या बनते हैं, जूल्स पर कूलम। देन ये सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, ये ज़रूर देख लेना, बिल्कुल स्किप करने वाला पार्ट नहीं है। इंटेक्स क्वेश्चंस ये सारे देखने ही देखने हैं, कोई स्किप करने वाला पार्ट नहीं है इसमें से। देन ये आता है बेसिक पार्ट, ये सारा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। देखो राइट, ये सारा डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, राइट, कि किस पर्टिकुलर सिंबल का मीनिंग क्या है। ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर लेट से आपको ये सिंबल्स नहीं पता होंगे तो सर्किट डायग्राम्स आप कैसे अंडरस्टैंड कर पाओगे। क्लियर है? अकेली अकेली टर्म का आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि हाँ लेट से अगर उसने ऐसे शो करा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है, एक सिंपल रेजिस्टेंस है। लेकिन लेट से अगर किसी पर्टिकुलर डायग्राम में उसने ऐसे शो किया हुआ है किसी सर्किट डायग्राम में, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है वेरिएबल रेजिस्टेंस, राइट, या फिर रियोस्टेट। दिस इज द एमीटर, एमीटर इज यूज्ड फॉर to measure the current. Voltmeter is used to measure the potential difference, or you can say voltage, right? Then Ohm's law, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Ohm's law आपको एक रिलेशन देता है बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट। किसी भी लेट से कंडक्टर के अक्रॉस, उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस लेट से अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली करंट हमको कितना देखने को मिलेगा, ये इस चीज़ का रिलेशन हमको देता है, एंड दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशन। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, वैसे ही करंट भी उसमें से ज़्यादा पास करता जा रहा है। एकदम एकदम आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यू कैन से V इज इक्वल्स टू I इंटू R। दिस इज द ओम्स लॉ। ठीक है, इसका प्रॉपर आपको ये डायग्राम
पता होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आप बताओ कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, जो ये सर्किट डायग्राम है इसको आपको स्किप नहीं करना है। क्लियर? ये जितना ये एक्टिविटी वाला पार्ट है ये आपको डेफिनेटली करना है, ये मिस करने वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा जाता है इसमें से, ओम्स लॉ क्या होता है वो स्टेट करो, और एक्सपेरिमेंटली इसकी वेरिफिकेशन कैसे की जा सकती है वो एक्सप्लेन करो। तो उसके लिए ये सारा पार्ट आपको शो करना पड़ेगा कि कैसे आपने सर्किट डायग्राम बनाया, ओके, और कैसे आपने लेट से किस पर्टिकुलर टाइप का आपके पास ग्राफ ऑब्टेन हुआ। क्लियर है? देन जो रेजिस्टेंस के ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं, दैट इज द ओम। ओम का आपको सिंबल पता होना चाहिए, राइट है? दैट्स इट। अच्छा, बाय द वे, अगर मैं कंपेयर करता हूँ आयरन को या फिर लेट से कॉपर को मैं कंपेयर करता हूँ नाइक्रोम से, नाइक्रोम एक एलॉय है, तो किसकी रेजिस्टेंस कम होगी, किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी? ऑफ कोर्स जो नाइक्रोम है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, बिकॉज दैट इज़ एन एलॉय, राइट? यूजली जिंक जो एलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टेंस जो होती है मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, मेटल्स की रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू द एलॉयज। क्लियर? ये जनरल चीज़ आपको पता होगी ये तो, ठीक है? राइट, देन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। कौन कौन से अलग अलग फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस? इसकी हो सकता है डायरेक्टली आपको डेरिवेशन भी आ सकती है, ये सिंपल सी डेरिवेशन है, इसमें कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, राइट? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। तो उन सारी चीज़ों को हमने कंबाइन करके ये रिलेशन बना दिया, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। यहाँ पे आर है रेजिस्टेंस, ओके। रो क्या है? दिस इज द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है ऑफकोर्स, राइट? चाहे आप लेंथ को बढ़ाओ चाहे कम करो, चाहे एरिया को बढ़ा दो कम कर दो, रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? उसकी शेप या साइज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रेजिस्टिविटी पे, वो सिर्फ उसके नेचर पे डिपेंड करेगी। हालांकि हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि टेम्परेचर वगैरह का इफेक्ट जरूर पड़ता है रेजिस्टिविटी पर, राइट? बट वो हायर क्लासेस में आप पढ़ने वाले हो। फॉर क्लास 10th यू कैन सेफली कंसिडर कि जो ये रेजिस्टिविटी होती है ये जनरली सेइंग कांस्टेंट होती है। बाय द वे देखो यहाँ पे भी इसने लिखा हुआ है ना, जो ये टेबल है देखो, ये टेबल बाय द वे याद नहीं करना आपने, ठीक है? ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए उसने यहाँ पे शो किया हुआ है कि हाँ रेजिस्टिविटी कैसे अलग अलग मटेरियल्स की कितनी कितनी होती है। क्या लिखा हुआ है उसने? एट 20 डिग्री सेल्सियस, है ना? क्यों ऐसा लिखा हुआ है? बिकॉज उसको पता है कि हाँ अगर किसी और लेट से टेम्परेचर पर हम मेजर करेंगे तो हमको अलग वैल्यू देखने को मिल सकती है रेजिस्टिविटी की, ठीक है? बट जनरली सेइंग यू कैन सेफली कंसिडर कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है? नेचर पर डिपेंड करेगी ये मटेरियल के, मेंशन किया हुआ है। यू नीड नॉट मेमोराइज दिस वैल्यूज। क्यों? अगर लेट से न्यूमेरिकल वगैरह आता है तो आपको वैल्यू गिवन होगी रेजिस्टिविटी की, देन ये सारे न्यूमेरिकल्स ज़रूर देखने हैं अपने ऑफकोर्स, राइट? इंटेक्स क्वेश्चन सारे देखने हैं। ये पार्ट बिल्कुल भी मिस करने वाला नहीं होता। कई बार होता है डायरेक्टली क्वेश्चन आप देखोगे यहीं से एग्जाम में आया होता है, राइट? ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं, लेकिन स्टिल कुछ क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं कि वो सीधे सीधे पूछे होते हैं, कुछ नहीं मोल्ड किया होता उसमें, ठीक है? तो ये पार्ट तो बिल्कुल स्किप मत करा करो जो इंटेक्स क्वेश्चन हैं। देन रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी इजी टॉपिक है ये तो, राइट? अगर मैं सीरीज़ में कनेक्शन करता हूँ तो जो लेट से ओवरऑल रेजिस्टेंस होती है अलग अलग रेजिस्टर्स की, वो कितनी देखने को मिलती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होती है, वो क्या आता है? आर इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना? सीरीज़ में सीधा आपको एडिशन कर देनी होती है। और अगर पैरेलल में एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास कैसा रिलेशन होता है? 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये रहा पैरेलल वाला केस। कहाँ पे है इसका रिजल्ट? ये रहा 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इन दोनों की डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है? ये जैसे ये सीरीज़ वाला केस है, रेजिस्टर्स इन सीरीज़, ये इसकी डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। और दिस इज द पैरेलल वाला केस। क्या? इसका डायग्राम प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करके चलना कि हाँ क्या किसके साथ क्यों क्या अटैच किया हुआ है। अच्छा बाय द वे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली, कि जो अमीटर होता है वो ऑलवेज सीरीज़ में लगाया जाता है ना? और जो वोल्ट मीटर होता है वो ऑलवेज किसी भी लेट से कंडक्टर या रजिस्टर के साथ पैरेलल में लगाया जाता है। क्या रीज़न है ऐसा? अगर हम उल्टा लगाएंगे, लेट्स सपोज एमीटर की जगह पे मैं वोल्ट मीटर लगा देता हूँ, या वोल्ट मीटर की जगह पर मैं एमीटर को लगा दूंगा, तो क्या होगा? इस पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी। डू चेक दैट वीडियो, राइट? काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है वो, और ये समझने वाला पार्ट है बाय द वे, ठीक है?
ये न्यूमेरिकल्स अगेन जितने हैं ये सारे आपको करने हैं। क्लियर, ये सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस ज़रूर देख लेना। अच्छा, यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं एग्जाम में। जैसा ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास 3 रजिस्टर्स गिवन है, 2 ओहम्स, 3 ओहम्स और 6 ओहम्स। इसको आप कैसे कनेक्ट करोगे एक दूसरे के साथ कि आपके पास 4 ओहम्स वाला और लेट्स से 1 ओहम की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखने को मिले। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़रूर देख लेना, फोर्थ वाला और इवन जो ये फिफ्थ वाला है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। देन ये हीटिंग इफेक्ट, आपको पता है किसी भी रजिस्टर में से जब भी करंट पास करेगा, ठीक है, तो वहाँ पर हीट डिसिपेट होती है ना। कैसे कैलकुलेट करते हैं हीट को, उसका ये फॉर्मूला होता है H इज इक्वल्स टू VIT या फिर H इज इक्वल्स टू I²RT। इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है एग्जाम में। दिस इज कॉल्ड द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। H इज द हीट एनर्जी, I इज द करंट, R इज द रेजिस्टेंस एंड T इज द टाइम, जितने टाइम के लिए करंट पास हो रहा है उस रजिस्टर में से। क्लियर, सीधी सी बात है ये तो, जितना देखो करंट पास होगा उतनी ज़्यादा हीट हमको डिसिपेट होती नजर आएगी, है ना। जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी किसी चीज़ की, वो उतनी ज़्यादा हीट कॉज करेगा, और जितने टाइम के लिए आप किसी इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हो ऑफकोर्स उतनी ज़्यादा आपको हीट डिसिपेट होती नज़र आएगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये तो। अगेन एक्सप्लेनेटरी वीडियो में बना चुका हूँ, अगर कोई डाउट होता है तो वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। इसमें मैं एक जस्ट ओवरव्यू आपको स्टिल दे रहा हूँ, ठीक है। देन ये सारे क्वेश्चंस ज़रूर देख लेना। देन आती है हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये काफ़ी इजी सा पार्ट है, लेकिन स्टिल क्वेश्चन बन सकते हैं। ये रीड करने वाला पार्ट है, इसमें कोई ऐसा क्रैमिंग वाला पार्ट नहीं है ऑफकोर्स। क्लियर, इलेक्ट्रिक पावर, इसमें तो फॉर्मूला बेस्ड पार्ट है सारा, राइट। P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। अगर सबसे बेसिक फॉर्मूला देखा जाए पावर का तो ये होता है। पावर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय पावर? पावर इज बेसिकली कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई इक्विपमेंट, लेट से कितने टाइम में, राइट। एनर्जी बाय टाइम, दैट इज द पावर, है ना। सो पावर इज इक्वल्स टू या तो एनर्जी बाय टाइम, या फिर पावर का ये फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू VI। और ओम्स लॉ को यूज़ करके हम ऑफकोर्स इसको इन फॉर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। P इज इक्वल्स टू I²R और P इज इक्वल्स टू V²/R। ऐसा यूनिट्स इसके होते हैं वॉट। ये आपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर लिखा देखा ही होगा, जैसे एलईडीज़ पे लिखा होता है 12 वॉट की एलईडी है, 18 वॉट की एलईडी है, राइट। ऑफकोर्स जितनी पावर कम है उतनी एनर्जी वो कम कंज्यूम करेगा, जिसकी जितनी पावर ज़्यादा होगी वो इक्विपमेंट उतनी ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा सेम टाइम में। सिंपल। और आपको ये कन्वर्जन आनी चाहिए, हो सकता है 2 मार्क्स में पूछी जा सके, राइट। 1 किलोवाट आवर को आप कन्वर्ट करो इनटू द जूल्स, कैसे कर सकते हो? सो दैट इज़ वेरी सिंपल सी कन्वर्जन है ये। 1 किलोवाट जो आर होता है दैट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये आपको कन्वर्जन आनी चाहिए, ठीक है, ये देख लेना पार्ट। देन जो ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं बाय द वे, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इलेक्ट्रिक पावर पे बेस्ड, ठीक है। ये सारे आपको देखने हैं 12.12, 12.13 और जो इंटेक्स्ट ये हैं ये भी देख लेना, राइट। हाँ, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। बहुत ईजी चैप्टर है यार, राइट। अगर कोई डाउट होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ वन शॉट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है वो वाली देख लेना। आई एम श्योर जो अगर आपको कोई ना कोई डाउट होगा भी ना, क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली उस वीडियो को देखने के बाद। चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।